नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्री जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 8वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के 7 लेक्चर इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने न देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको यूपी पीसीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में कुल हम 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि जिस प्रकार से आयोग अपने प्रश्न पत्र को तैयार करता है उसी तरह के प्रश्न हम यहाँ पे रख सके। इसलिए आप जो है इस टेस्ट को गंभीरता से लीजिए, एक पेज ले लीजिए, उस पर 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग कर दीजिए और जो भी आपका उत्तर हो वो जो है डालते हुए ABCD के फॉर्म में चलिए। कुल 30 प्रश्न हैं तो कुल 30 नंबर है। एक प्रश्न 1 नंबर का है। अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 आपके नंबर काटे जाएंगे। इस हिसाब से आप अंत में हमें जरूर बताइए कि आपने कुल कितने सही और कुल कितने गलत, यानी ओवरऑल आपने कुल कितने नंबर पाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वाधिक शासन किया है? निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वाधिक शासन किया है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछा गया है और इन चारों वंशों में से पूछा जा रहा है कि किसने जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है सी, तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया है। तो पहले का उत्तर हमारा सी है। आइए देख लें। तो गुलाम वंश 1206 से शुरू होकर 1290 ये पहला वंश था। 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। खिलजी वंश सबसे जो है अल्प आयु रहा, 30 वर्ष तक इसने शासन किया है, 1290 से लेकर 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया है, 94 वर्ष, ये सर्वाधिक है। सैयद वंश ने 36 वर्ष तक शासन किया है और लोदी वंश ने 76 वर्ष तक शासन किया है। तो ये इसका सुमेलन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपाधियों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बनाया गया है, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। निम्नलिखित उपाधियों पर विचार कीजिए। पाटलिपुत्रक, भारत का मुक्तिदाता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। इनमें से किन उपाधियों का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है? तो ABCD जल्दी से बताइए। तो देखिए, ये सभी उपाधियों का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से ही है। पाटलिपुत्रक, भारत का मुक्तिदाता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक और भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, इसे ही कहा गया। आइए देखें। तो चंद्रगुप्त मौर्य को, यहां से एक प्रश्न और मैं कर रहा हूं, कमेंट में बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम से भी जाना जाता था किन साहित्यों में जो है। ठीक है, और इसका चंद्रगुप्त नाम का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रादामन का जूनागढ़ का अभिलेख है। और जो भी उपाधियां इसमें से दी गई हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो देश को मकदूनियाई दासता यानी सिकंदर की दासता से मुक्ति कराने के कारण उसे भारत का मुक्तिदाता कहा गया और भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम नायक भी इसे जो है से विभूषित किया गया। तो स्वतंत्रता के लिए इसने जो है किया कि भाई ये विदेशियों को मार के भगाना है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1 सही है, 2 गलत है, 2 सही है, 1 गलत है, 1 व 2 दोनों सही है, 1 व 2 दोनों गलत है। ABCD जल्दी से बताइए। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, बल्कि CR दास थे, देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो ये तो पहला गलत है, तो 1 तो गलत है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, निश्चित रूप से ये जो है सही है और इसलिए 2 सही है और 1 गलत है। ठीक है,
एक सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही है? यहां पर अगर आप देखें तो बैक टू बैक दो प्रश्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूछ लिया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे थे पिछले दिनों में। और हमारे यहाँ एक बात कहा जाता है कि चूंकि अब हमारे पढ़ने का जो डिस्कोर्स है वो एकदम सीमित हो गया है, तो हम प्रवेश परीक्षाओं के लिए ही पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं। और ऐसे में जिस भी महापुरुष के नाम को नीचे ले जाना है या उनके नाम को खत्म करना है, तो उनसे प्रश्न बनाना बंद अगर कर दिया जाए तो लोग उनके बारे में पढ़ना छोड़ देंगे। ये भी एक जो है इसके बारे में कहा जाता है, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने इनको शामिल किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई तथा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही है, यह पूछा जा रहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, यह तो बिल्कुल सही बात है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने पश्चात उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो यह तो गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने, तो ये गलत और ये सही। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई तथा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की, ये दोनों सही है। द फ्री इंडियन लीजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी द्वारा जो पकड़े गए सिपाही थे उनसे बनाई गई थी, तो ये सही है। अगला, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, नहीं, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक नहीं कहा था। तो इसका मतलब है कि एक सही है और तीन सही है, और इसलिए ए इसका उत्तर है। आइए देखें कि मैंने आपको बताया कि भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना इन्होंने किया, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया जो है कांग्रेस से निकलने के बाद। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। और यहां पर देखें जो अंतिम ऑप्शन हमारा था कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में उन्हें देश नायक की उपाधि दी, और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था, देशभक्तों का देशभक्त। ठीक है, इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, सुमेल कीजिए, सूची 1 में शहरों के नाम और सूची 2 में नदी है, तो बगदाद, पर्थ, रोम, न्यूयॉर्क, स्वान, हडसन, टाइग्रिस, टाइबर, ये है। तो इसका उत्तर हमारा है बी, ए का 3। ठीक है, तो बगदाद, टाइग्रिस। ठीक है, बी का 1 पर्थ, स्वान, सी का 4 रोम, टाइबर, डी का 2 न्यूयॉर्क, हडसन। आइए देखें, तो टाइग्रिस, बगदाद, स्वान, पर्थ, ठीक है, ऐसे पूरा जो है दिया हुआ है। बी इसका उत्तर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला, विश्व का कौन सा देश रेलवे नेटवर्क की लंबाई में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो रेलवे नेटवर्क की लंबाई के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ऊपर है। 2.5 लाख किलोमीटर का रेल नेटवर्क इनके पास है। ठीक है, और अब आपसे प्रश्न यह है कि भारत का नंबर कहां पर है, यह बताइए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? धूपगढ़ चोटी विंध्य रेंज में स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य छोटा नागपुर का पठार स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3 और कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं उत्तर सही है। आइए, प्रश्न में दिए गए तीनों ही कथन गलत है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है, न कि छोटा नागपुर का पठार। मालवा पठार की उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड सीमा से निर्धारित होती है, और भारत की तट रेखा कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। इनमें सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है।
और कुल लंबाई की बात करें तो 7516। अगला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी, मानसरोवर झील, अमरकंटक की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो निश्चित रूप से यह आसान प्रश्न है और आप लोग जानते हैं मानसरोवर झील है। ठीक है, तो सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट छेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2880 किमी है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किमी है और यह अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो प्रमुख नदियां, उद्गम एवं मुहाना यहां पर दिया हुआ है। ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार सजाइए। रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर के.आर. नारायणन। तो देखिए, डॉक्टर के.आर. नारायणन इन लोगों में सबसे जो है पहले हुए। ठीक है, अटल जी के शुरुआती शासन में डॉक्टर के.आर. नारायणन थे। उसके बाद डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आए। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल आई। तो 4 के बाद 3, चूंकि डॉक्टर कलाम का नाम इसमें नहीं है तो 4 के बाद 3, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी आए और अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद आए। ठीक है, तो 9th का हमारा जो उत्तर होगा वो 4, 3, 2, 1 यानी ए होगा। ठीक है, तो यहां पे डॉक्टर के.आर. नारायणन 2002 तक रहे, प्रतिभा पाटिल 7 से 12, प्रणब मुखर्जी 12 से 17, रामनाथ कोविंद 17 से अब तक। तो कलाम के बारे में इसमें नहीं है, नीचे दिया गया है। ठीक है, ये इसका उत्तर था जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला, कौन सा कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संविधान संशोधन के मामले में करते हैं। कौन सा कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही है? अब 4 प्रश्न में से एक सही ढूंढना है। गलत कहते तो एक ढूंढना रहता। तो ऐसे तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है, गलत। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, संसद के सदस्यों द्वारा तो नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, निश्चित रूप से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, नहीं। ये तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संविधान संशोधन के मामले में करता है, यह भी गलत है। ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है, संयुक्त बैठक की बात होती है। जब राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये एक विषय है, लेकिन संविधान संशोधन के मामले पे तो कभी लोक ज्वाइंट जो है सेशन बुलाया ही नहीं जा सकता, संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकती। और रह गई बात जो है लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत का, तो जब वोट बराबर हो जाए, जब मत दोनों पक्ष का बराबर हो जाए, तब निर्णायक मत जो है लोकसभा का अध्यक्ष देता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें केवल 20 सही है। आइए देखें, तो इसमें 20 सही है। सारी बातें जो है इसमें लिखी गई हैं जो हमने की हैं। आगे बढ़ते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद देशों के एक समूह के मामले के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो G7, G20, आसियान, बिम्स्टेक। ठीक है, तो आसियान हम लोगों के हिसाब से ये C11 का होगा, आसियान। आइए देखें, तो आसियान के सदस्य देशों के बारे में है और ये जो है सी इसका उत्तर है। अगला, 31 जनवरी 2020 को निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए किस एक पुस्तक का जिक्र नहीं किया गया? कितना बढ़िया प्रश्न है? निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न आने चाहिए। इतना बड़ा बड़ा डाटा हम लोग घोल करके पी रहे हैं और प्रश्न ऐसे बन गया है ना। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, थिरुवल्लुवर की थिरुकुरल, अमर्त्य सेन की गरीबी और अकाल, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन।
तो इसमें से अमर्त्य सेन की गरीबी और अकाल के बारे में उन्होंने बात नहीं किया, बाकी तीनों किताबों के बारे में बात किया। सी। तो आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हुए 3 पुस्तकों का उदाहरण दिया गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, थिरुवल्लुवर के थिरुकुरल और एडम स्मिथ के द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो सी इसका उत्तर हो गया। 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? 1 व 2, 2 व 3, केवल 1, 1, 2, 3। तो सी केवल एक ही सही सुमेलित है। इन दोनों में क्या है कि इनको 1974 करने की जरूरत है और इन्हें 1981। आइए देखें, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक है, तो सी इसका उत्तर है, जैसा कि हमने कहा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा या डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। तो निश्चित रूप से एकदम फैक्चुअल प्रश्न है, मिजोरम में ये स्थित है। ठीक है, और 1985 में इसकी स्थापना हुई, 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कौन सा से उपाय सुझाए हैं? कैसे जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए माल्थस के हिसाब से? तो प्राकृतिक उपाय, कृत्रिम आर्टिफिशियल उपाय, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों की बात करता है 15 का सी। ठीक है, तो माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय प्रस्तुत किए। प्राकृतिक या नैसर्गिक में है बाढ़, महामारी, सूखा, भूकंप, युद्ध। और कृत्रिम उपाय है देर से विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, ये दोनों उपाय जो है माल्थस ने दिए थे। देखिए, माल्थस ने जनसंख्या का एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत ये था कि जो खाद्यान्न है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ती है। ठीक है, तो ये सी है इसका उत्तर। अगला, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? पूरे देश में बात हो रही है, तो सरचिप, ए इसका उत्तर है। आइए देखें, तो देश में सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले क्रमशः सरचिप मिजोरम तथा अजावल मिजोरम है, और देश में न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले क्रमशः अलीराजपुर मध्य प्रदेश और बीजापुर छत्तीसगढ़ है। अगला, साहिवाल, कंकरेज, मुर्रा, भदावरी, थार पारकर और जफराबादी। तो ये पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से गाय की नस्लों को पृथक करिए। तो साहिवाल, कंकरेज और जफराबादी ये गाय की नस्ल हैं। सॉरी, थार पाकर गाय की नस्ल है। 1, 2 और 5, तो ए इसका उत्तर है। ठीक है, तो गायों की नस्लें साहिवाल, सिंधी, देवनी, थारपाकर, गिर, कंकरेज, और भैंसों की मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, नीली, भदावरी, नागपुरी, रावी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। ग्रीन गोल्ड स्वर्ण की एक किस्म है। थार पारकर गाय की अधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है। 1 और 2, 3 सही है। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल, ये तो सही है। ग्रीन गोल्ड स्वर्ण की एक किस्म है। ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है, तो ये गलत है।
थारपाकर गाय की अधिक दूध देने वाली नस्ल है? तो नहीं, सबसे अधिक तो जो है साहिवाल है। तो ये भी गलत है और इसलिए केवल एक सही है, ए इसका उत्तर है। आइए देखें। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। ग्रीन गोल्ड स्वर्ण की नहीं, चाय की किस्म है। गाय के अधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल है। अगला, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर जो परत चढ़ी होती है वह किसकी होती है? टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन, मेलामाइन। तो मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। ये देखें। तो आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोध बनाती है। मेलामाइन आग प्रतिरोधक है जो अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता से युक्त है। अगला, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना, तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना और गलनांक को घटाना। तो एक समान ताप को बनाए रखना इसका जो है काम होता है। तो ए इसका उत्तर है। ठीक है। तो थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित स्थिर करने का कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग तापक्रम को वांछित स्तर पर स्थित रखने तो किया जाता है जिससे ऊर्जा की बचत हो सके। अगला, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। मेढक, टोड, समुद्री घोड़ा। इनमें से कौन सा से उभयचर नहीं है? 1 व 2, 2 व 3, केवल 3 और कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, केवल 3। तो मेढक व टोड उभयचर के उदाहरण है जबकि समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का जंतु है। आईएएस में इससे जुड़ा एक प्रश्न भी पूछा गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? बेरीबेरी, एड्स, कैंसर, स्कर्वी। तो एड्स जो है संक्रामक रोग है, ये एक से दूसरे में फैलता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता रखने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। बेरीबेरी विटामिन बी के कमी से होता है। कैंसर अनियंत्रित कोशिका वृद्धि के कारण और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण। अगला, निम्न का सही क्रम बनाइए। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, टीबी गोपाल कृष्णन, हिंदुस्तानी संगीत, चेतन भगत और रोमिला थापर। तो इसमें देखिए रोमिला थापर तो इतिहास लेखन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो डी का 1 होगा। डी का 1 तो 3 में है। एग्जामिनर भी जानता है कि मान लीजिए, ठीक है, कि सब लोग यहां पे तो पहुंच ही जाएंगे तो वो 3 जगह ए रख दिया। तो केवल यही ऑप्शन कटा है हमारा। ABC अभी भी है। चेतन भगत लेखक हैं और बहुत किताबों का लेखन वो कर चुके। तो सी का 3 है। ठीक है, सी का 3 है। तो सी का 3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो बी इसका उत्तर है। ठीक है, आइए देखें। तो सही सुमेलन निम्नवत है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत, टीबी गोपाल कृष्णन मृदंग के उत्कृष्ट कलाकार, चेतन भगत लेखक, रोमिला थापर इतिहास लेखन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को यूएसए ने बनाया है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण बेंगलुरु में किया। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉलों का वह समूह है जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है और जंक ईमेल को स्पूफ कहा जाता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को यूएसए ने नहीं बनाया है, चीन ने बनाया है। गलत है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण बेंगलुरु में किया है, नहीं, गलत है, पुणे। ये सी सही है और जंक ईमेल को स्पूफ नहीं कहा जाता है, इसको ट्रैश वगैरह कहा जाता है। आइए देखें। तो चीन द्वारा बनाया गया है मैजिक क्यूब और इसकी मदद से हजारों वर्षों बाद के पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना आसानी से की जा सकती है। ठीक है, पुणे स्थित सी डैक द्वारा परम सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। जंक ईमेल को स्पैम या अनसोलिसिटेड बल्क मेल कहा जाता है। स्पूफ शब्द इसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देश हो गया और संसद हो गई। तो अफगानिस्तान, जापान, रूस, सोरा डाइट ड्यूमा। ठीक है, तो देखिए जापान का
उपयुक्त में से कौन सा से युग्म सुमेलित हैं। तो देखिए कभी कभी लगता है कि हमें आ गया, आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आगे बढ़े, वो पता नहीं कुछ पढ़े ही नहीं, पहले हमें लगा कि सुमेलन करना है। एक मेंटेलिटी जब एग्जाम में हम जाते हैं, ठीक है, हमको लगा कि अरे आ गया इसका सुमेलन, तो हम थर्ड से कर देंगे। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सुमेलित हैं, तो कौन सा सुमेलित है। तो देखिए रूस का ड्यूमा है, ये तो मैं जानता हूं, जापान का डाइट है, ये भी जानता हूं, अफगानिस्तान का सोरा, तो ये भी है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सोरा है ये पश्तो भाषा का शब्द है और इसमें स्थानीय स्तर पर ये शब्द प्रचलित है, लेकिन नेशनल असेंबली इसका आधिकारिक नाम है। लेकिन सोरा के नाम से भी हम जानते हैं, नेशनल असेंबली इसका आधिकारिक नाम है, ठीक है। तो इसमें से सभी सुमेलित हैं, सोरा भी इसको कहा ही जाता है, तो उपयुक्त सही 25 का उत्तर हमारा डी, ठीक है। तो विश्व के संसदों के नाम है, तो देश है, संसद है। प्रश्न पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम 1978 ईस्वी, उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना 1950, ये गलत है। तो 26 का सी। आइए देखें, तो उत्तर प्रदेश में किसानों को सभी कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में किसान मित्र की नियुक्ति संबंधी उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2011 से की गई, अतः युग्म ए सही है। राज्य में भूमि सुधार हेतु उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना मार्च 1978 में की गई, अतः युग्म बी सही है। और उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1950 से नहीं 1954 से लागू है, अतः युग्म सी सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति की हैं। जनजातियों से प्रश्न जरूर पूछता है, और थारू जनजाति तो आयोग की जो है प्रिय है। इस जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इनमें संयुक्त व पितरात्मक सत्तात्मक परिवार की प्रथा पाई जाती है। 1 व 2, 2 व 3, 3 व 4 उपयुक्त सब हुई, 1 2 3 4। तो देखिए इस जनजाति के लोग किरात वंश संबंधित हैं, बिल्कुल। हिंदू धर्म को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अब कुछ लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था है और पितृ सत्तात्मक परिवार की प्रथा इसमें पाई जाती है, और इसलिए उपयुक्त सभी, तो 27 का डी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां, उनका निवास स्थान निम्नवत है, यहां पे दिया गया, देख लीजिए, प्रश्न पूछता है। और अब आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। गरबाइन मुगुरुजा, एस्ले बार्टी, सोफिया केनिन, सिमोना हालेप। तो सोफिया केनिन इसका उत्तर है सी। आइए देखें, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला एकल खिताब सोफिया केनिन ने जीता, और वह अमेरिका से हैं। वहीं उप विजेता स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा रही। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को हराकर जीता। तो सी इसका उत्तर है। आ गए हम 29वें पे। सियासत में सदस्यता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। अमीश त्रिपाठी, डॉक्टर जसवंत राठी, आरसी भार्गव, विजय कुमार। एबीसीडी, विजय कुमार इसका उत्तर है। और विजय कुमार विधानसभा के अध्यक्ष रहे बिहार में, ठीक है। नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम प्रश्न पे आ गए। 28 जुलाई 2020 को मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, इनफ हेपेटाइटिस डेथ, सेव ब्लड सेव लाइफ। तो ए इसका उत्तर है, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। तो 30 का है। तो महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही।
अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।